दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुंचति आशावायुम्। अर्थात दिन रात सुबह और शाम आते जाते रहते हैं, ऐसे ही शिशिर तथा वसंत ऋतुएं भी बार बार आती जाती रहती हैं। वस्तुतः समय व्यतीत होता है और आयु कम होती जाती है। ऐसा होने पर भी मनुष्य आशाओं से बंधा रहता है और उनसे मुक्त नहीं हो पाता। वस्तुतः समय को व्यर्थ के कामों में समाप्त करने की गलती को और आशाओं के जाल को हमें समझना चाहिए व जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वास्तविक लक्ष्य तो हमारी भारतीय संस्कृति में ही सन्निहित है और हम उन्हीं लक्ष्यों को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से यथासंभव प्रदर्शित करने का आयास करते हैं। तो इसी आयास अर्थात प्रयास को आरंभ करने का है अब समय। कार्यक्रम सुप्रभातम में स्वीकारे स्वागत व सत्कार के साथ सादर नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। न कालो दंडमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित् कालस्य बलमेतावद् विपरीतार्थ दर्शनम। अर्थात विपरीत काल में काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही होता है कि वह विपरीत काल में प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत कर दिया करता है। पर हमारी बुद्धि विपरीत हो ही न, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए हमारी संस्कृति में काल के स्वरूप को, काल की गति को समझने का यथासंभव आयास किया जाता है, जिसे हम पंचांग के नाम से जानते हैं, जिसकी वैज्ञानिकता स्वतः प्रमाणित है। तो आइए इसे सुप्रभातम की पहली प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से समझ लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब समय है सुभाषित की प्रस्तुति का। सुभाषित अर्थात कहे गए अच्छे, ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वचन, जैसे खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वांछति। अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन हि वशीकर्तुं समर्थो भवेत् कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः। इसका अर्थ है मन के दुखी होने पर भी सुभाषित उसे आनंदित करता है और किसी अन्य का सुभाषित सुनकर मन उसे फिर से सुनने की इच्छा करता है। इतना ही नहीं, सुभाषित ज्ञानवान पुरुष को भी अज्ञानी को वश में करने में सक्षम बनाता है। इसलिए मनुष्य के लिए सुभाषित का संग्रह करना आवश्यक है। और संस्कृत वाङ्मय के अनुपम रत्नों अर्थात सुभाषितों का संग्रहण हम सुप्रभातम के दूसरे उपक्रम द्वारा करते हैं। यह सुप्रभातम के दर्शकों को ज्ञात ही है। तो आइए अविलंब अब जान लेते हैं आज के सुभाषित को। आरंभ गुर्वी शैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में दिखाई देने वाली छाया के समान दुर्जनों की मित्रता पहले घनी और बाद में घटती हुई होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता पहले सीमित और बाद में घनिष्ठ हो जाती है। Friendship of an evil person is like a shadow in the forenoon. It appears long initially but gets shorter and shorter, while a noble person's friendship is like the shadow of afternoon. It is small initially but grows bigger and bigger as the day progresses. सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति विशेष का। भारतीय साहित्य में, वाङ्मय में युग युगांतरों तक ग्रंथों के अध्ययन, अध्यापन और प्रसार के लिए वाचिक और लिखित इन दो परंपराओं के प्रचलन को हम सभी जानते हैं।
इन दोनों परंपराओं में लिखित परंपरा के विकास की एक लंबी प्रक्रिया रहती है। लिखित परंपरा का मूल आधार लिपि मानी गई है, जिसकी शुरुआत ब्राह्मी लिपि से स्वीकारी जाती है। तो लिपि क्या होती है और कैसे यह ब्राह्मी लिपि कालक्रम से विकसित हुई, इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी डॉक्टर लता वशिष्ठ की यह रिपोर्ट देखिए। मनुष्य के मुख से निकली हुई वाणी क्षणजीवी होती है। मन के विचारों के ज्ञान को चिरस्थायी करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अतः वाणी से निकले हुए ज्ञान को युग युगांतरों के बाद भी प्रकाशित करने के लिए लिखित परंपरा आरंभ हुई। लिखित परंपरा का आधार है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है भावों को एकत्रित करना या आकृति देना। भारतीय संस्कृति में लिपि का आरंभ ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है, उसी प्रकार सभी भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि का साक्षात संबंध ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से माना गया है। यही कारण है कि माता सरस्वती को पुस्तक धारिणी कहा गया है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक वस्तुतः लिपि का ही स्वरूप है। ब्रह्मणा प्रीति चिह्नार्थम सृष्टा ब्राह्मी सरस्वती तयैव सर्वलिपीनाम जननी ब्राह्म्युदाहृता। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान और प्रेम के चिन्ह यानी शब्द और लेखन की अभिव्यक्ति के लिए ब्राह्मी सरस्वती की रचना की। वही ब्राह्मी देवी आगे चलकर सभी लिपियों की जननी कही गई। ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में बनाया, जिससे वेद ज्ञान और संस्कारों का प्रसार संभव हो सके। ज्ञान युक्तम भारतम ज्ञान भारतम या ज्ञान पूर्णम भारतम ज्ञान भारतम। तो ये ज्ञान भारत भारतीय पांडुलिपि की जो विरासत है उसको संरक्षण करना और लोगों के सामने पहुंचाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। उस संदर्भ में ज्ञान भारत को लेकर के 3-4 वर्टिकल निश्चित किया गया है। तो एक वर्टिकल है कि लिपि, तो मानुस्क्रिप्ट्स में लिपि की महत्व होता है और ब्राह्मी लिपि ये मातृलिपि है। जैसे हम जानते हैं कि अशोक के समय में जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और ये मातृलिपि है। तो मातृलिपि के तहत इसका आगे डेवलपमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसका नाम हमने लिपि यात्रा रखा है। तो लिपि यात्रा मतलब कैसे लिपि की यात्रा हुई है। उदाहरण स्वरूप क इस वर्ण को लिया गया है। जो ब्राह्मी का क है ये प्लस जैसा दिखता है और अशोक के समय में इस क का डेवलपमेंट बाद में हुआ। और आप देख सकते हैं उसकी 2 धाराएं हैं। एक तो उसका नॉर्थ स्टाइल है और साउथ स्टाइल है, यहाँ लिखा है। तो ये नॉर्थ स्टाइल में आप देख सकते हैं कि अशोक के जो क है उसमें शिरोरेखा नहीं है। आप देख सकते हैं 4th सेंचुरी में इसका शिरोरेखा ट्रायंगल जैसे शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये शिरोरेखा बढ़ करके आप देख सकते हैं देवनागरी में कैसे, शारदा में कैसे, ओल्ड नागरी में कैसे, तो साउथ इंडियन, उसके साथ साथ बर्मीज क कैसा है, खेमेर का कैसा है, थाई, लाओ, लाना, अहोम। तो ये पूरा जो क की यात्रा है ये पूरा इसमें वर्णन है। और उसके साथ ये ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क है, का लिखा है, ठीक है। तो ये भी जो इंस्क्रिप्शन है उससे ये प्रेरित ये पूरी चार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे लिपियाँ परवर्ती समय में डेवलप हुई है या उसकी विकास हुई है वो मातृलिपि ब्राह्मी से हुई है। और ये खरोष्ठी लिपि में ये अष्टसहस्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता है और ये शारदा लिपि में भी अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता है। इसके साथ यहाँ बालबोधिनी शारदा लिपि में भी है और ओल्ड नागरी में भी है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ब्राह्मी की डेवलपमेंट में जितने सारे पांडुलिपियाँ है यहाँ दिखाया गया है। काल क्रम से खरोष्ठी, शारदा, देवनागरी आदि सभी भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। लिपियों में ओम आकृति का विकास क्रम अनेक भाषाओं, उनकी लिपियों और स्थानों में स्पष्टतः दिखाई देता है। ये ओम है, तेलंगाना के एक अभिलेख में ये प्राप्त होता है। हम उसको देखेंगे, ये ओ और ये डट जब हम उच्चारण करेंगे ये होता है ओम। आप देख सकते हैं ओम की जो यात्रा है
ये पूरा ग्लोबली रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि अशोकन समय में ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में जो प्राप्त ओम है वो हमको देवनागरी, शारदा, टाकरी, ओडिया, चकमा, ये मैथिली, तिरहुता, बंगाली, मंगोलिया, थाईलैंड, बाली, बर्मीज, श्रीलंका, लाओस, सभी देशों में ये लगभग पाया जाता है। और इसका ग्राफिकल आप देख सकते हैं कि ओम में ये जो डॉट था, आप हर जगह पे देखेंगे सभी में डॉट विद चंद्रबिंदु, विदाउट चंद्रबिंदु। ये सबसे सुंदर यहाँ वियतनाम का है, ठीक है। छाम ओमकार है, ये भी इससे डेवलप हुआ है। तो ये ओम का पूरा डेवलपमेंट, एक ग्लोबल रिफ्लेक्शन इसमें दिखाया गया है। ऋषि मुनियों और विचारकों द्वारा प्रदत्त प्राचीन ज्ञान ब्राह्मी लिपि के साथ ही अनेक लिपियों में संग्रहित है। इन लिपियों के ज्ञान के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, शोध, संरक्षण और संवर्धन संभव है। लिपियों के पठन पाठन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही ज्ञान भारतम मिशन आदि गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और लिपियों के अध्ययन को जन आंदोलन बनाकर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के साथ ही सुप्रभातम के इस कार्यक्रम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी हमारी प्रस्तुति की ओर। शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अलग अलग खाद्य पदार्थों में उपलब्ध पाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने से प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य। और आयोडीन एक ऐसा ही पोषक तत्व है जिसकी शरीर में कमी होने से कई बीमारियां होने का खतरा होता है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में सभी को जागरूक करना और आयोडीन की कमी से होने वाली जटिलताओं के विषय में सतर्क करना है। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता मानसिक व शारीरिक विकास के लिए होती है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थायराइड के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने में होती है। ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 के उत्पादन को विनियमित करने में सहायता करता है। कम थायराइड हार्मोन उत्पादन और हाइपोथायरॉयडिज्म को रोकने के लिए पर्याप्त आयोडीन प्राप्त करना आवश्यक है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। भारत की सरकार ने सन 1962 में ये निर्णय लिया था कि एक यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है और इसी सॉल्ट को यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है
ताकि हम इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। थायराइड के कामकाज के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड को चयापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिसका अर्थ है कि थायराइड उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए और इससे थकान, जोड़ों में दर्द और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये खनिज गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हड्डियों और मस्तिष्क के उचित विकास में अहम भूमिका निभाता है। गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का आईक्यू काफ़ी कम हो सकता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आयोडाइज सॉल्ट का ही यूज़ किया जाना चाहिए। आयोडीन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। गर्भावस्था में सहायक होता है आयोडीन। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी है। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास आयोडीन से सुनिश्चित होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक कार्य में सुधार लाता है आयोडीन। जन्म के समय शिशु के सही वजन के लिए आयोडीन उपयोगी है। थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए भी आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हमें किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार विश्व भर में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके विषय में जागरूकता आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव का उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य से जुड़ी ही प्रस्तुतियों को ही आगे बढ़ाने का भी है समय और अगला क्रम है हमारा योग और स्वास्थ्य का। जी हाँ, योग स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो एंडोक्राइन प्रणाली को स्वस्थ रखने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। आज का हमारा विषय है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। यह सिस्टम हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने और उन हार्मोन्स के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को किए जाने के संबंध में है। हमारे अंतःस्रावी तंत्र को यानी एंडोक्राइन सिस्टम को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आज हम आपको 2 आसन बताएंगे, जिनमें से पहला है अर्ध सर्वांगासन। इसके लिए आप आराम से अपने हाथों का सहारा लेते हुए पहले करवट में लेटेंगे, फिर धीरे से सीधा लेटेंगे। इस आसन को करते समय ध्यान रहे शरीर, कंधे, आपकी कमर, स्पाइन और श्वास सहज रूप से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य में। आप हाथ के सपोर्ट से पैरों को उठाएंगे, धीरे से कमर को उठाएंगे, हाथ से कमर को सपोर्ट दीजिए और यहाँ पर रुकना है। अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, कमर की ओर, पैरों को मोड़ के सिर की ओर आप रख सकते हैं। इससे आपको अधिक संतुलन महसूस होगा। सांसों की गति सामान्य, यहाँ पर आप 6 से 10 सेकंड या अपनी क्षमता अनुसार आप रुकेंगे। वापस आते समय अपने हाथों का सहयोग लेते हुए धीरे से वापस आएंगे और कुछ देर इसी मुद्रा में, इसी स्थिति में लेटेंगे। एक बार आपकी श्वास, आपका रक्त परिसंचरण रिलैक्स हो जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए, तब आप आराम से करवट लेते हुए, हाथ का सहयोग लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। यह है पहला आसन। हमारा आज का दूसरा आसन है
विपरीत करणी आसन। इसको भी बहुत सहजता के साथ आराम से आप लेटेंगे, अपने हाथ का सहयोग लेते हुए करवट में, फिर सीधा लेटकर अपने दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए पैरों को, पहले कमर को उठाएंगे, हाथ से सपोर्ट देना है, फिर एक एक करके पैरों को ऊपर सीधा कर दिया। सुनिश्चित करें कि आपके पैरों की उंगलियां जो हैं वो लगभग आपकी आंखों की सीध पर हो और कमर को पीछे आप धकेल कर रखे हैं, जिसको आपने अपने हाथों से, अपने कोहनियों से संभाल रखा है। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद आराम से आप पैरों को मोड़ेंगे, हाथ से अपने कोलों को सपोर्ट देते हुए धीरे से नीचे आएंगे और यहाँ पर पैरों को मोड़ के कुछ देर इसी स्थिति में रुकना है ताकि आपकी श्वास, आपका रक्त परिसंचरण सामान्य हो सके। इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी गुरु माँ हंसा जी के पास। नमस्कार। हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जैसे थायराइड है और सारे ग्लैंड्स हैं, उनको सही स्थिति में रखने के लिए और उनको स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पहले तो हमारे भावनाओं पर हमें नियंत्रण लाना ज़रूरी है। जैसे बहुत गुस्सा या बहुत ज़्यादा चिंता या दुख, इससे ये सिस्टम और बिगड़ता है और इसलिए थोड़े समय में गुस्से को निकालना आना चाहिए, वापस नॉर्मल होना आना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ी फिलॉसफी अपनाएं, थोड़ी मेहनत करें तो ये सब संभव है। बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। अश्वगंधा अच्छी चीज़ है जो टॉनिक की तरह काम आएगा। और खाने में ये मोरिंगा लीव्स, जो सरगवा की सीग होती है, ड्रम स्टिक, उसके वो और उसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे हमें अपने एंडोक्राइन को ठीक रखने के लिए। और एंडोक्राइन सब सही हो जाता है अगर हम अच्छी नींद लें। और सोने के पहले ये सारे स्क्रीन आइटम्स जो भी हैं, टीवी देखना, सब करना, मोबाइल पे आना, ये पढ़ देखना, ये सारी चीज़ें कम से कम 1 घंटा पहले बंद कर दें और अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं के साथ सोएं, अच्छी नींद लें, तो इससे हमारे सब सिस्टम बराबर काम करने लगेंगे। ध्यान दें। नमस्कार। इसी के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर समय हो गया है अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द ही वापस लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। सुप्रभातम में अब समय है संस्कृत पाठशाला से जुड़ी प्रस्तुति का। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज सीखेंगे दैनिक प्रयोग में होने वाले पदों को संस्कृत में कहना। तो इन व्यावहारिक प्रयोगों को सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के पास। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में हम व्यावहारिक प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। जब फोन की घंटी बजती है तो हम कहते हैं हेलो। इस हेलो के लिए संस्कृत में हमें प्रयोग करना है हरिः ओम। हरिः ओम। गुड मॉर्निंग के लिए सुप्रभातम। सुप्रभातम अथवा शुभ प्रभातम। शुभ प्रभातम। बात करें यदि गुड आफ्टरनून कहने की तो इसके लिए संस्कृत पद है शुभ मध्याह्नम। शुभ मध्याह्नम या फिर शुभापराह्नम। शुभापराह्नम। यदि हमें गुड इवनिंग कहना है तो कहेंगे शुभ संध्या।
शुभ संध्या। गुड नाइट के लिए अर्थात रात्रि की नमस्कार के लिए शब्द है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए संस्कृत शब्द है धन्यवादः। धन्यवादः। वेलकम को संस्कृत में कहते हैं स्वागतम। स्वागतम। सॉरी, माफ करें। इसके लिए शब्द है क्षम्यताम। क्षम्यताम। डोंट वरी, कोई बात नहीं। यदि यह जेस्चर हो तो कहेंगे चिंता मास्तु। चिंता मास्तु, प्लीज। यदि यह कहना हो तो कहेंगे कृपया। कृपया। ओके, ठीक है। यदि यह शब्द प्रयोग करना हो तो कहेंगे अस्तु। अस्तु। सर, इसके लिए संस्कृत में पद है श्रीमन। श्रीमन। या फिर महोदय। महोदय। इसी प्रकार यदि हमें मैडम कहना हो तो संस्कृत में उसके स्थान पर कहेंगे मान्ये। मान्ये। अथवा महोदये। महोदये। आर्ये। आर्ये। इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि पद है गुड, अच्छा, तो उसके लिए संस्कृत में कहेंगे समीचीनम। समीचीनम। और यदि कहना हो बैड अर्थात बुरा तो कहेंगे असमीचीनम। असमीचीनम। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका संस्कृत भाषा का अभ्यास बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। नमस्कारः। नमो नमः। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशांतरम सदा लोकहितासक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः। भाव यह कि एक अच्छे दिए की तरह हम भी बिना किसी विशेष अपेक्षा के संसार को प्रकाशित करने का सफल यत्न करें। इसी सत्परामर्श के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ अभी दीजिए अनुमति। नमो नमः।